हेलो डियर, तो वेलकम करता हूं सबको यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत है और दो प्रश्न बहुत शानदार लेकर आए हैं। इस बार के एग्ज़ाम में आपसे पूछने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बस आप लोग को करना क्या है, वीडियो को पूरे वॉच करना है, समझना है। देखिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूं, ठीक है। मैं ये कह दूं कि आप लोग को मैं पीडीएफ दे दूं, ठीक है, पीडीएफ दे दूं। अगर मैं पीडीएफ दे देता हूँ तो पीडीएफ तो मैं हर एक वीडियो का क्लास में आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। जॉन्डिस का भी मिल जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मिल जाएगा। टोटल हम पढ़ा चुके हैं, अभी तो मेरा रिवीजन चल रहा है। अब बताइए, जो लोग वो वीडियो पहले देखे हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, तो फिर उनको क्या पीडीएफ का ज़रूरी पड़ रहा है? इसका मतलब कि पहले नहीं पढ़े हैं, पहले ध्यान नहीं दिए, पहले जो मैंने पढ़ाया वो सब बकवास था क्या? अगर आपके पास पहले का पीडीएफ है, पहले का आप नोट्स बनाए हैं, तो ज़रूरत कहाँ है आपके पास पीडीएफ का? आप तो डायरेक्ट वीडियो को देखिए और माइंड में रिवाइज कर लीजिए। क्या इसका मतलब कि आप पहले नहीं देखे हैं, अभी आपको पीडीएफ का ज़रूरत पड़ रहा है? तो ना अभी आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ना पहले वॉच कर रहे थे, और पीडीएफ अभी भी मांग रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी आपकी है। अब मैं स्पष्ट आपको एक वीडियो दे दिया हूं कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीरियस रहते हैं, तो फिर जीएनएम करने का कोई मतलब नहीं है। फिर जीएनएम छोड़ दीजिए और बहुत सारे आपके लिए रास्ता है, वो रास्ता चुन लीजिए। क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहने वाला है। कंपटीशन होगा तो आपके नर्सिंग से ही, जीएनएम से ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और अंदर से पूछा जाएगा, रहेगा ऑब्जेक्टिव से ही, लेकिन आपको घुमा देगा। तो वो तब संभव है जब, जैसे आज हम जॉन्डिस पढ़ा रहे हैं, अब जॉन्डिस के बारे में आपसे पूछ देगा, मुँह बा दीजिएगा। तो चीज़ों को समझिए, मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है, ताकि आपके अंदर उबाल आए और आप चीज़ों को पढ़ें, समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर पढ़िए, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, क्योंकि यही एक काम है नहीं, और अभी स्टूडेंट तो है ही भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग साइड से भी ये कर रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप दिन भर इसमें लगे रहिए, दिन भर हमारे वीडियो को वॉच कीजिए या नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कम से कम 45 मिनट, 1 घंटे तो समय दीजिए। अगर इतना भी नहीं दे रहे हैं तो 3-4 लाख रुपया लगाने का क्या मतलब है, जब आपको जॉब होगा ही नहीं तो? क्योंकि आप देख रहे हैं, चाहे बिहार हो चाहे कहीं भी हो, सभी जगह अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लागू कर रहा है। तो कॉम्पिटिटिव तभी निकल पाएगा ना, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, आपके पास मजबूत नॉलेज रहेगा। समझ गए? फंसता कौन है? बीच वाला आदमी। बीच वाला आदमी सब जगह फंसता है। अगर आपके पास नॉलेज भी बीच का रहेगा, फंस जाइएगा, कन्फ्यूजन रहेगा बहुत ज़्यादा। निकलता कौन है? या तो सबसे ज़्यादा पैसा वाला है, आराम से निकल जाता है, या गरीब है तो वह उस चीज़ के लिए सोचता ही नहीं है, तो वो भी निकल जाता है बेचारा। बीच वाला फंस जाता है। बीच वाला ना उधर देखता है ना इधर देखता है, बीच में घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि न उसके पास उतना पैसा है जो आगे जाए, और न इतना कम पैसा है कि वह बस वहीं पे बैठ जाए। तो इसलिए बहुत दिक्कत होता है अगर बीच के चीज़ों को आप पढ़ कर रह जाते हैं। कंप्लीट पढ़िए, और जितना मैं सिलेबस में पढ़ाता हूँ, अगर इतना भी पढ़िएगा तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। तो बाकी चलिए, समझने वाला के लिए 3 मिनट का वीडियो मैंने बता दिया। चलिए बाकी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कहता है, पीलिया रोग क्या है, इसके कारणों को बताएं और इसके नर्सिंग प्रबंध को विस्तार से वर्णन करना है। ऐसे भी ठीक आपके एग्जाम में भी पूछेगा जॉन्डिस के बारे में 10 नंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस होता क्या है? देखिए, हमारे ब्लड में बहुत सारे जो है आपको अलग अलग जो है सीरम मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमारे बिलुब्रीन भी एक सीरम है, एक सीरम के तरह ब्लड में होता है, जो ब्लड लेवल में बढ़ने पर यह त्वचा के साथ चिपकने लगता है। समझ गए? जैसे हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएगा, उसमें एक बिलुब्रीन भी होता है। यह बिलुब्रीन होता यह है कि आपके बॉडी में जैसे ही बढ़ेगा तो यह त्वचा के साथ चिपकने लगता है, अंदरूनी त्वचा के सतह पर। अब जैसे ही यह इसकी मात्रा जितना बढ़ते जाता है, आपका जो बॉडी का रंग है पीला होते जाता है। क्यों पीला पीला होता है? क्योंकि ब्लड में बिलुब्रीन का जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, यह जो है आपके बढ़ जाते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए, तो पीलिया एक लक्षण या जो सिंड्रोम है, जो कि रक्त में बिलुब्रीन की सांद्रता बढ़ने से उत्पन्न होता है। समझ गए? अब आप लोग देखिएगा, तो 0.7 होता है, ठीक है। एक जगह होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है। समझ गए? तो एक होता है, एक 1 पॉइंट जो है 1 से लेकर 3। तो नॉर्मली बिलुब्रीन लेवल अगर बढ़ रहा है तो आपको जो है बताता है, इंडिकेट करता है
कि आपके अंदर जॉन्डिस का लक्षण आ रहा है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आगे है, कारणों के आधार पर पीलिया को 3 भागों में बांटा गया है। अब आपसे कोई पूछे कि पीलिया कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि बहुत लोग जॉन्डिस को तो जानते हैं लेकिन जॉन्डिस के प्रकार को नहीं समझ पाते हैं। तो जॉन्डिस के प्रकार देख लीजिए, कारणों के आधार पर 3 प्रकार से हमने यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को। एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस, एक हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस और एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। देखिए समझिएगा तो ये तीनों को ज़्यादा भारी नहीं लगेगा। जैसे हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है कि आपके आरबीसी नष्ट होने के कारण या ब्लड लेवल कम होने के कारण अगर आपके बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो वह हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है, जिसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। ओके, आगे है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस का मतलब होता है कि लीवर से संबंधित कोई बीमारी है और लीवर सही से काम करेगा नहीं तो आपके ब्लड में जो है बिलिरुबिन का स्तर बढ़ेगा। तो यह लीवर के कमी के कारण, लीवर के बीमारी के कारण, इसीलिए हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कारण होता है कि जो पित्त का नली होता है, जहाँ से पित्त गुजरता है, उस पित्त नली में ऑब्स्ट्रक्शन होगा यानी रुकावट पैदा होगा और उस कारण जॉन्डिस जो होगा वह पित्त नली में अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाता है। तो यह 3 जॉन्डिस होता है, हेमोलाइटिक जॉन्डिस आरबीसी के अधिक नष्ट होने के कारण, हेपेटोसेलुलर लीवर के बीमारी के कारण, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो पित्त नली में अवरोध होने के कारण होता है। यह 3 प्रकार है, तीनों को मैंने शॉर्ट में समझा दिया बड़े अच्छे से, तो आप लोग समझ गए। ओके, आगे चलिए। अब जॉन्डिस के बहुत सारे कारण होते हैं, कारण देख लीजिए। अब जो लोग प्रकार को समझ गए, हेपेटोसेलुलर, हेमोलाइटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, तो वो लोग बड़ी आसानी से इसके कारण को भी अब लिख देंगे। ठीक है, कारण में क्या होता है कि पित्ताशय में पथरी होने से होता यह है डियर कि जैसे पित्ताशय में आपके पथरी होगा तो क्या होगा, जो पित्त का नली है वह पित्त का नली जाम होने लगेगा, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा, रुकावट होने लगेगा, तो वह होता है पित्ताशय में पथरी होने से। ओके, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। लीवर सिरोसिस जो कि एक लीवर का बीमारी है, तो यह कौन होगा, हेपेटोसेलुलर का कारण। हेपेटाइटिस यह भी लीवर का रोग है, हेपेटाइटिस रोग में भी ये होता है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया होता है जिसमें व्यक्ति का प्रॉब्लम होता है। आंतरीय अवरोध, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कौन सा जो है जॉन्डिस में आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में होता है कि आंत में रुकावट आ जाता है, किसी भाग में आंत में अवरोध आता है, जो कि आगे हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने वाले भी हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया यह भी एक आपका हेमोलाइटिक जो है आपके हेमोलाइटिक के कारण होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, देख लीजिए। कोलीलिथियासिस पित्ताशय में पथरी होना, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, आंतरीय अवरोध, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, उसके बाद है अधिक मद्यपान कहना, मतलब एल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, असमान रक्त समूह का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, गर्भ अवस्था में, हेमोलाइटिक अवस्था में। तो ये सब कारण है, मैंने कारण बड़ी ही आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि देखिए 3 ही चीज़ होता है। एक होता है लीवर से संबंधित कोई कारण होगा तो वह हो जाएगा हेपेटोसेलुलर। दूसरा हेमोलाइटिक होता है जो आरबीसी नष्ट होने यानी ब्लड में कमी के कारण होगा, तो वो होता है। और तीसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कोई भी नली में रुकावट होने से जो होता है प्रॉब्लम जॉन्डिस, वह ऑब्स्ट्रक्टिव कहलाता है। जैसे हेमोलाइटिक अवस्था, गर्भावस्था में हेमोलाइटिक, मतलब गर्भावस्था में महिला को बहुत ज़्यादा एनीमिया के चांसेज रहता है, उसमें आरबीसी नष्ट होता है तो हेमोलाइटिक अवस्था होगा वो। असमान रक्त चढ़ाने से, ट्रांसफ्यूजन करने से, तो यह भी एक आपका जो है अगर आप असमान रक्त समूह चढ़ाते हैं तो रक्त से संबंधित हेमोलाइटिक में आ जाएगा। कुपोषण का मतलब होता है कि यह कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव में आ जाएगा। अधिक मद्यपान करने से लीवर पर अटैक होता है और यह आ जाएगा हेपेटोसेलुलर में। तो ऐसे याद रखा जाता है कारण। ठीक है, टोटल यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, बस आपको इसको 1-2 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। अब आता है पीलिया रोगी का नर्सिंग प्रबंध। अब आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि किसी मरीज को पीलिया बीमारी है, ठीक है, पीलिया बीमारी है। अब नॉर्मल समझिए, किसी को जॉन्डिस हुआ है तो क्या क्या लक्षण होगा, लक्षण आराम से लिख सकते हैं। कारण जान गए, लक्षण क्या होगा, ब्लड की कमी, शरीर पीलापन होना, ठीक है,
नाखून जो है पीला होना, त्वचा का पीला होना, ठीक है, चेहरा जो है झुर्रीदार होना, समझ गए, आँख जो है पीला पीला होना, समझ गए, ये सब लक्षण होता है। थकान महसूस होना, कमजोरी आना, ठीक है ना, शरीर जो है बहुत कमज़ोर होना, समझ गए, वजन घटना, तो ये सब लक्षण है आपके जॉन्डिस का। तो लक्षण ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब आ गया नर्सिंग प्रबंध। अब मरीज को पीलिया के लक्षणों की तीव्रता हेतु एक्सेस करे ये लक्षण। अब यहाँ पे लक्षण भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए होता यह है कि आप नर्स है तो आप प्रबंध कैसे करेंगे? तो आप एज ए नर्स प्रबंध तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसके लक्षण को नहीं जानते। कोई बीमारी है, उसके लक्षण को आप नहीं पहचानिएगा तो कैसे आप उसका मैनेजमेंट कर दीजिएगा? नहीं करिएगा। अगर पता चलेगा कि हाँ दर्द हो रहा है तो दर्द का दवाई दीजिएगा। अगर पता चलेगा कि पेशेंट में आरबीसी कम हो रहा है, ब्लड लेवल कम हो रहा है, तो आप उसके लिए इंतजाम करवाएंगे। तो ये सब लक्षण जानिएगा तब ना। तो एक पीलिया वाले मरीजों के लक्षण की तीव्रता से एक्सेस करने के लिए कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिसको नर्स को जानना चाहिए? पहले है स्किन जो है येलो होगा, पीलापन होगा, डार्क फोमी यूरिन, गहरे रंग का यूरिन हो, पेशाब होगा मरीज को, ठीक है। लाइट और क्ले कलर स्टूल, मिट्टी के समान जो है मल होता है। त्वचा पर अत्यधिक खुजली होने लगता है। वसा का पाचन न होना, फैट इंडाइजेशन होने लगता है। तो ये सब लक्षण दिखे जा सकते हैं, समझ रहे हैं। एनोरेक्सिया, भूख न लगना, अत्यधिक थकान होना, भार में कमी होना। तो लक्षण यहाँ पे जैसे ही ये सब लक्षण दिखेगा मरीज में तो आपको एक्सेस करना, आकलन करना चाहिए कि कहीं ये मरीज में जो है जॉन्डिस है। ये सब लक्षण है दिख रहा है तो आपको समझना चाहिए कि जॉन्डिस हो सकता है, तो इसके लिए आप प्रबंध करेंगे, ठीक है। तो ये लक्षण जानना जरूरी है। आगे देखिए, मरीज को चिकित्सक प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ड्रग थेरेपी प्रदान करें। अब जो भी डॉक्टर सलाह दिए हैं ड्रग थेरेपी चलाने के लिए, नर्स प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ड्रग थेरेपी चलाएगी। मरीज को रोग के कारण व उपचार के तरीके समझाए, इससे उनकी एंजाइटी में कमी आती है। अब पेशेंट में जॉन्डिस है तो हो सकता है वो काफ़ी चिंता में हो, तो आप उसके कारण और उपचार के तरीके समझाएं ताकि मरीज में चिंता कम होए, ठीक है। मरीज को अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त पोषण प्रदान करें। भोजन में वसा तत्व कम रखें। भोजन, चूँकि जॉन्डिस में अभी ऊपर देखे हैं कि फैट इंडाइजेशन होता है, मतलब वसा का पाचन कम होता है, तो कम वसा वाला भोजन दे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दे, ठीक है ना। रोगी को पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा तरल लेने के लिए कहें, ठीक है। मरीज की त्वचा की सावधानीपूर्वक देखभाल करें। त्वचा पर इमोलिएंट अप्लाई करें, चूँकि इस समय मरीज का त्वचा काफ़ी ज़्यादा झुर्रीदार हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए इमोलिएंट अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, तो इसके रोकथाम के लिए एंटीएमेटिक्स प्रदान करेंगे एज प्रिस्क्राइब, मतलब डॉक्टर सलाह के अनुसार, अपने मन से कुछ नहीं देते हैं मरीज को, ठीक है। मरीज का दिन का शेड्यूल इस प्रकार हो कि उसे प्रत्येक कार्य करने के उपरांत पर्याप्त आराम मिल सके। जॉन्डिस वाले मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाना चाहिए। मरीज का प्रतिदिन भार का मापन करें कि भार बढ़ रहा है या कम ही रहा है। मरीज का ओरल केयर हेतु इनकरेज करें। मरीज का मुंह के स्वच्छता रखने के लिए जो है उत्साहित प्रोत्साहित करें। मरीज को भावनात्मक जो है सपोर्ट करें। तो ये सब चीज़ें आप एज ए नर्स कर सकते हैं। मरीज को हेपेटाइटिस वैक्सीन करवाने हेतु प्रेरित करें, क्योंकि हो सकता है लीवर उसका डैमेज हो, लीवर में हेपेटाइटिस हो, तो उसको वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित करें। मरीज व परिजनों को पीलिया की रोकथाम हेतु हेल्थ एजुकेशन प्रदान करें। अब मरीज व उसके परिजनों को पीलिया की रोकथाम हेतु हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना चाहिए, ठीक है। एल्कोहल हेल्थ एजुकेशन में क्या करेंगे? एल्कोहल का सेवन करने से रोके, अत्यधिक वसा युक्त भोजन यानी ज़्यादा फैटी वाला भोजन करने से रोके, ठीक है, भोजन न करने दें। तनाव का सफलतापूर्वक प्रबंध करें। लीवर हेतु टॉक्सिक ड्रग का सेवन न करें, ठीक है, क्योंकि लीवर पर इफेक्ट पड़ता है। हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाएं। हीमोलाइटिक विकारों जैसे मलेरिया से बचाव करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको प्रबंध में मैंने बताया। प्रबंध आपको इस तरीक़ा से करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश दे रखा है, कोई भी लोग इंग्लिश वाले हैं तो ज़्यादा दिक्कत उनको ना हो, ओके। रही बात प्रबंध की, तो चलिए मैं प्रबंध बता देता हूं कि अगर किसी को पीलिया जॉन्डिस हो तो जॉन्डिस का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। वो तो नर्सिंग मैनेजमेंट न देखे, अब हम लोग कुछ अलग मैनेजमेंट देखेंगे। जैसे अगर किसी को हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो, मीन्स किसी को अगर लीवर वाला जॉन्डिस हो, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम के कारण,
तो उसके लिए जो प्रबंध करेंगे वह सर्जरी होगा। एंटीबायोटिक देते हैं, इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है। तो अगर किसी को जॉन्डिस के समस्या के कारण किसी को लीवर के समस्या के कारण जॉन्डिस आ रहा है तो सर्जरी, एंटीबायोटिक्स और इम्यूनोग्लोबिन दी जानी चाहिए। ओके, आगे चलिए। दूसरा है, अगर हीमोलाइटिक पीलिया है, अगर किसी को ब्लड में आरबीसी के समस्या के कारण अगर पीलिया आ रहा है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए या प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए या फिर उसे बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। हो सकता है उसको आरबीसी नष्ट हो रहा हो बोन मैरो के समस्या के कारण भी, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बीटी और प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन या फिर बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, ये हीमोलाइटिक पीलिया यानी आरबीसी को अत्यधिक क्षति से रोकता है। ओके, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया, कहने का मतलब है कि सर्जरी एवं लिथोट्रॉप्सी की जाती है। अगर किसी को चाहे वो पित्त के नली हो, चाहे वो आपके लीवर के नली में हो या फिर आपके आंत के नली में हो, कहीं नली में रुकावट हो और उस रुकावट के कारण अगर जॉन्डिस उत्पन्न हो रहा हो तो फिर उस रुकावट के लिए सर्जरी या लिथोट्रॉप्सी की जाती है। समझ गए। रोगी को आयरन एवं विटामिन पूरक आहार देना चाहिए। समझ गए। आवश्यकता पड़ने पर फोटोथेरेपी भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को संतुलित आहार देना चाहिए, जैसे हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, लो फैट वाला एंड एडिक्यूट साल्ट देनी चाहिए। तो ये सब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में देते हैं। ओके, सर्जरी, लिथोट्रॉप्सी, आयरन विटामिन के दवाई, फोटोथेरेपी, संतुलित आहार में ये सब आहार देते हैं और एडिक्वेंट साल्ट। ओके, चौथा पॉइंट है यहाँ पे, रोगी को फेनोबार्बिटॉन औषधि भी प्रदान की जानी चाहिए। रोगी को फेनोबार्बिटॉन औषधि भी प्रदान की जानी चाहिए, ये प्रबंध हो गया। तो इस प्रकार से मैंने तीनों जो है आपके जॉन्डिस के लिए मैंने प्रबंध बता दिया और एक यहाँ पे फेनोबार्बिटॉन औषधि का भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जॉन्डिस होता है समाप्त। आपके जॉन्डिस एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है लिखिएगा। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल मैंने इंग्लिश दे रखा है, तो इंग्लिश के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आगे एक प्रश्न आता है, यहीं पर देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहने का मतलब है कि आंत में अवरोध, आंत का अवरोध। समझ रहे हैं बातों को। तो आंत के अवरोध कहने का क्या मतलब है, आंत किसी चीज़ के अवरोध करने का मतलब क्या होता है, अवरोध मतलब रुकावट। समझ गए ना। अवरोध मतलब क्या, विरोध करना, रुका होना। ठीक है, रुकावट आना। तो आंतरीय अवरोध का मतलब होता है आंत में रुकावट, आंत में अवरोध होना। अब वो अवरोध किसी भी कारण से हो सकता है। समझ गए, आंत में रुकावट किसी भी कारण से हो सकता है। समझ गए बातों को, आगे चलिए। तो इसका कारण, लक्षण, जटिलता, मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग सभी प्रबंध बताना है। बस आपको इसको देखिए, चलिए देखते हैं। यह एक असामान्य स्थिति है। अब कोई भी बीमारी है तो बीमारी होता है। बीमारी जब अगर सामान्य स्थिति हो जाए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे ही किसी मरीज में बीमारी आता है तो वह बीमारी एक असामान्य स्थिति ही होता है। सामान्य स्थिति तो हम नॉर्मल जो होते हैं वो होता है। तो आंतरीय अवरोध भी एक असामान्य स्थिति है, एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसमें आंत का जो मार्ग होता है, आंत का जो रास्ता है, उस आंत के रास्ते में या तो पार्शियल या तो कंप्लीट यानी आंशिक रूप से यानी हल्का फल्का या फिर कंप्लीट पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। जैसे मानिए ये आंत है। ठीक है, ये आंत है। ये आंत क्या है, एक प्रकार का नली है। ठीक है, अब ये आंत है। अब इस आंत में हम मानते हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो आंत जो है अपने आप में जो है लपेटा जाए। ठीक है, आंत जो है फंस जाए, जिसको नहीं कहते कि आंतरी फंस गया है, तो आंतरी फंसना मतलब आंत फंस जाना। ठीक है, तो चूँकि आंत एक नली है और वो अपने जगह से हटेगा तो फंसेगा ही फंसेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा उलट पुलट के एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा उलट पुलट के एक्सरसाइज करने से कभी कभी मान गए आपका नसीब खराब है, किस्मत खराब है, ऐसे तो करता सब है। ठीक है ना, ऐसे तो करता सब है एक्सरसाइज, तो सबके नहीं होता है, लेकिन जिसका किस्मत खराब है उसको हो जाता है, उसका आंत फंस जाता है, फिर व्यक्ति का दयनीय स्थिति बन जाता है। समझ गए, फिर मृत्यु भी हो सकता है। तो जैसे ये आंत है, मानिए इस आंत पर इस जगह पर आंत जो है बंद होने लगेगा, रुकावट पैदा आने लगेगा, तो यहाँ पे आंत अवरोध हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर का भोजन अगर इधर जाने को है तो यहाँ पे अवरुद्ध होने से नहीं जाएगा।
ये तो कंप्लीट अवरुद्ध हो जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा। अब मान गए कंप्लीट अवरुद्ध नहीं होकर, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये आंत है, ठीक है, ये आंत है, कंप्लीट अवरुद्ध ना होकर मान गए इतना दूर अवरुद्ध है, ठीक है, इतना दूर रास्ता अवरुद्ध है, समझ गए, इतना दूर एकदम जाम है, ठीक है, ये जाम है। अब मान गए ये पूरा रास्ता है जाने का, लेकिन इतना दूर यहाँ पे जाम है, ठीक है, इतना दूर जाम है। अब मानिए ऊपर से हल्का सा छुड़ा हुआ है तो क्या होगा, लीकेज टाइप से बाहर जाएगा। तो जो भोजन इतना रास्ता में जाना चाहिए वह अब ऊपर से हल्का हल्का जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अवरुद्ध है। तो ये आंशिक अवरुद्ध होगा। कंप्लीट अवरुद्ध मतलब ये हो गया कंप्लीट अवरुद्ध, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल रास्ता नहीं छूटा होगा आगे जाने के लिए। तो यही हो गया, समझ गए चीज़ों को। अब एक कंडीशन जब होता है पूर्णतः या आंशिक रूप से आंत के मार्ग में, आंत में जो है, आंत के रास्ता में, आंत के मार्ग में कंप्लीट या पूर्णतः बंद हो जाता है, एवं पाचन पदार्थ का जो प्रवाह है, जो आगे की तरफ जाने का जो प्रवाह है वह अवरुद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, ठीक है। और यही आंतरीय अवरोध होता है। जैसे मानिए पेट से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में ही जाता है। अब मान गए भोजन जो है आपको गया, ठीक है, भोजन छोटी आंत में गया, छोटी आंत से फिर आगे गया बड़ी आंत में, ठीक है। अब बड़ी आंत में मान गए अवरोध हो गया, ठीक है, बड़ी आंत में आंत जो है किसी न किसी कारण से आंत में जो है आपको रुकावट है। अब मान गए आंत नहीं उझराया, ठीक है, आंत नहीं फंसा है, तो हो सकता है कोई मोटा चीज़ हम निगल चुके हैं, प्लास्टिक निगल चुके हैं, ठीक है। चूँकि प्लास्टिक पचता नहीं है, प्लास्टिक पचेगा नहीं। प्लास्टिक को आप किसी मिट्टी में कितना वर्षों तक आप जो है उसे हिला दीजिए, मिट्टी में तोप दीजिए, लेकिन वो गलता नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर प्लास्टिक आप निगल गए और वह पेट से होते हुए अगर आपके आंत में जाके फंस जाए तो क्या होगा, वो अवरुद्ध पैदा करेगा ना, रुकावट पैदा करेगा ना। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा है, वह सिक्का मुंह में हाथ में रखा है और रखते रखते वह सिक्का को जो है अंदर जो है घोंट गया, मुंह में रख लिया, अंदर चला गया, उससे निगला गया, तो वो क्या होगा। अब अगर मान गए मुंह के नली में है, अंदर चला गया पेट में, अब मान गए पेट से आगे जाना है, क्योंकि पेट में तो कुछ चीज़ रहता नहीं है स्टोर होकर हमेशा के लिए। पेट से आगे गया, अब पेट से आगे जाएगा तो क्या करेगा, पेट से आगे कहाँ जाएगा, आंत में जाएगा। अब मान गए आंत में आराम आराम से आंत से होकर अगर निकल गया तो पैखाना के रास्ते से निकल जाएगा। तब देखते हुए कि बच्चा कुछ निकल जाता है तो बाथरूम से निकल जाता है। अब मान गए किसी न किसी कारण से नहीं निकल पाया, बच्चा को कब्ज बन गया, कब्ज बनने से आंत में जो है बाथरूम अटक जाता है, सूख जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, पैसा भी अगर निकला है तो पैसा भी वहाँ पे कब्ज में जाके फंस जाएगा। अब वो फंस जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे रुकावट पैदा होगा और वह आंत को पूर्ण तरीक़ा से बंद कर देगा। तो ये सब कंडीशन होता है जहाँ पे आंत जो है आपके अवरुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए चीज़ों को, आगे चलिए। अब ये हो गया कारण, देख लीजिए आंत का जो है कारण देख लीजिए अवरुद्ध होने का। तो देखिए कभी कभी आंत में संक्रमण होने से भी चीज़ें हो सकता है, कभी कभी आंत में संक्रमण होने से, कोलाइटिस होने से भी जो है आपको बड़ी आंत में संक्रमण होने से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कभी कभी हर्निया कहने का मतलब है कि आपके जो बड़ी आंत का हिस्सा है वह आपके नाभि के तरफ चला गया हो, या फिर वह जो है आपके इंग्विनल मतलब जांघ के तरफ आ गया हो, जांघ के कोष में घुस गया हो। हर्निया में ही ना होता है कि एक अंग अपने जगह से हटकर दूसरे जगह में जाकर चला जाता है। तो अगर आंत आपका अपने जगह से हटकर दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो जाएगा तो वहाँ भी अवरुद्ध आने लगेगा, ठीक है। मोटा पदार्थ निकल लेना, जैसे सिक्का, साबुन, फल, ठीक है। अब जैसे मान गए जो चीज़ पचने वाला है, जैसे चॉकलेट निगल जाएंगे सौंस, अगर हमेशा जो है अगर चॉकलेट हम लोग निगल जाते हैं, बच्चा में निगला भी जाता है, तो वो चॉकलेट अंदर जाता है, तो चूँकि चॉकलेट धीरे धीरे गल जाता है, समझ गए ना, धीरे धीरे उसमें गुण होता है गलने का, तो गल जाता है और वहाँ पे चॉकलेट से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन सिक्का अगर निगल जाएगा तो सिक्का तो गलेगा नहीं, सालों भर रह जाएगा, सिक्का नहीं गलेगा। तो सिक्का अगर नहीं गलेगा तो अवरुद्ध पैदा करेगा ही पड़ेगा। तो कोई मोटा पदार्थ निगलने से भी जो है आपके आंत को, रास्ता को रुकावट पैदा होता है। कोलोन कैंसर, आंतों में कैंसर होने से भी ये चीज़ें हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर बना देगा। इंटेस्टाइनल एस्टोनोसिस कहने का मतलब है कि आंत में सिकुड़न होगा, आंत में संकुचन होगा, ठीक है, जिससे रास्ता कम हो जाएगा आंत का, ठीक है। पेरिटोनियम में पर्दाह, जो पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन, ठीक है। आंत का एक भाग दूसरे भाग में प्रवेश करना, ठीक है। जैसे आंत है, अब आंत है तो चूंकि वो आंत एक नली के समान है,
अब मान गए नली इधर से उधर होगा तो वह अपने जगह से दूसरे जगह में प्रवेश कर ही जाएगा। तो एक ए साइड का नली है, जैसे ए आंत है, ठीक है, ए आंत है, ए आगे तक आंत है। अब मान गए ये तो कोई पाइप हार्ड पाइप नहीं है कि ये सीधा है, यह एक नली है, तो मान गए यहाँ पे घिकुच सकता है, जिसको आम भाषा में से घिकुचना कहते हैं। तो ये आंत सीधा है तो इसमें सिकुड़ कर घिकुच जाएगा, ये पीछे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो मतलब मुड़ जाएगा दोनों बीच में, ठीक है ना। तो यही जो है आपके आंत का एक भाग दूसरे भाग में चला जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब कारण होता है, तो ये सब कारण आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको आराम से बनेगा। ओके, अब मानिए किसी पेशेंट को किसी किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट आ गया है, तो उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले पेट में दर्द होगा, क्रैम्प होगा, समझ गए। जैसे ही आंत में आपके रुकावट आएगा तो दर्द तो होगा ही होगा, क्योंकि ना भोजन इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, तो भाई तो पेट फूलेगा ही, दर्द होगा ही होगा। पेट में टेंडरनेस, पेट में करापन लगेगा ही लगेगा, समझ गए, पेट फूलेगा ही फूलेगा, उसमें आफरा मतलब गैस बनेगा ही बनेगा। और इन सब चीज़ों, जब पेट फूलेगा, पेट तनाव होगा, पेट में जो है दर्द होगा, आफरा बन जाएगा, तो जी मचलेगा ही, उल्टी होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। मल त्याग नहीं कर पाना, नो स्टूल पासिंग, ठीक है, क्योंकि मल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि आंत जो है आपका रुक गया है, आंत में कब्ज बनेगा। जब मल नहीं होगा तो कब्ज बनेगा, धड़कन बढ़ने लगेगा व्यक्ति को, वजन वेट लॉस घटने लगेगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, क्योंकि बड़ी आंत ही हमारे जल का अवशोषण करता है, और वहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो डिहाइड्रेशन होगा ही होगा, और व्यक्ति को इन सब कंडीशन से बेचैनी होने लगता है। तो ये सब जो है चीज़ें हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण मैंने बता दिया। आप नॉर्मल समझिए, किसी को आंत में रुकावट पैदा हो जाए, बड़ी आंत में, तो उसको, या छोटी आंत में ही, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, मैंने बता दिया। निदान की बात करेगा डायग्नोसिस का, तो हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, सबसे पहले इतिहास लेंगे कि किस कारण से हुआ है ये। शारीरिक परीक्षण, उसके बॉडी का फुल जांच करेंगे। पेट का एक्सरे करते हैं, एब्डोमिनल एक्सरे, ठीक है, एक्सरे करके पता करते हैं। पेट का अल्ट्रासाउंड यूएसजी करके भी पता किया जाता है। लेप्रोस्कोपी, पेट का चीरा करके भी पता किया जाता है, लेप्रोस्कोपी। सीटी स्कैन भी संभव है, एमआरआई भी संभव है, सिग्मोइडोस्कोपी, समझ गए, सिग्मोइडोस्कोपी भी होता है। तो ये सब कुछ जांच है, निदान है, मैंने आपको बता दिया। आपको जितना भी इसमें से याद रहे लिख दीजिएगा निदान में, ठीक है। क्योंकि एक बीमारी है तो बीमारी का कारण होगा, कारण है तो उसका लक्षण भी होगा बीमारी का। अब जब लक्षण है तो भाई उसके जांच कैसे करेंगे किसी बीमारी का, तो बीमारी के जांच के लिए निदान होता है। अब हम कारण लक्षण निदान जान चुके हैं, तो अब हम आगे क्या करेंगे कि भाई इसका अगर हम नहीं इलाज करते हैं तो इसका क्या जटिलता होगा, तो कुछ ना कुछ उसका आगे और ज़्यादा समस्या यानी जटिलता होगा, तो दो चार जटिलता लिखना पड़ता है। अब हम जटिलता लिख दिए तो भाई अब सोचेंगे कि इसका इलाज ज़रूरी है, तो प्रबंध में 3 प्रबंध होता है। एक मेडिकल प्रबंध जो दवाई वाला होता है, दूसरा होता है अगर उसमें सर्जरी संभव है तो सर्जिकल प्रबंध होता है, तीसरा होता है सर्जरी हो या ना हो, मेडिकल हो या ना हो, नर्स अपने तरीक़ा से नर्सिंग प्रबंध करती है उस बीमारी में। और यहाँ तक आकर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, समझ गए। तो जटिलता क्या होंगे, जटिलता सबसे पहले रक्त सप्लाई में कमी आ जाएगी। जैसे ही आप मानिए कि ये रसरी है, इस रसरी में हम यहाँ पे गांठ लगा देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं, तो क्या होगा, इधर का चीज़ इधर, इधर का इधर चीज़ आएगा, नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से आंत हमारा एक मोटा नली के समान है, उस नली में अगर हमारे गांठ लग जाएगा, रुकावट हो जाएगा बीच में, तो ब्लड पास करेगा नहीं करेगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ये चीज़ें होगा। इस्केमिया, पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम कैविटी है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस। इंटेस्टाइन नेक्रोसिस, अगर आंत जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है, अगर वहाँ पे लंबे समय से आपका रुकावट बनता है, तो वह आंत में जो ऊतक है, जो उस जगह पर जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बना है वहाँ पर घाव बन जाएगा, ठीक है, और व्यक्ति का लास्ट में डेथ भी हो सकता है। तो ये जटिलता है इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन का, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलिए, अब आता है, मैंने वो पहले ही बताया, प्रबंध में 3 प्रबंध होता है। मेडिकल प्रबंध जिसमें हर एक लक्षण के सहित दवाई वगैरह लिखते हैं। एक होता है सर्जिकल प्रबंध, सर्जिकल प्रबंध तब लिखते हैं जब उसमें संभव हो, क्योंकि बहुत सारे बीमारी में सर्जिकल प्रबंध संभव नहीं है। जैसे टीबी हो गया, तो टीबी में क्या सर्जरी होगा, तो उसमें कोई प्रबंध नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। तो यहाँ पे मेडिकल प्रबंध में देख लीजिए, मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले हम देखे हैं कि इसमें संक्रमण के कारण भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर संक्रमण के कारण
है ये चीज़ें, तो उसके लिए पिपरासिलिन आता है, एमिकासिन आता है, ठीक है, जेंटामाइसिन आता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अगर इन्फ्लामेशन के कारण है, संक्रमण के कारण है तब। एनाल्जेसिक, जो दर्द से, पेट में दर्द है तो उससे राहत दिलाएगा, एनाल्जेसिक। बावेल को डीकम्प्रेस करना, बावेल के डीकम्प्रेस करने का अर्थ है कि जो आंत भरा भरा सा लगता है उसको खाली करने के लिए प्रयास करना। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना। अब मरीज को इस दौरान हम देखे हैं कि मरीज को भारी डिहाइड्रेशन हो सकता है, चूँकि उसका आंत जल का अवशोषण कर ही नहीं रहा है, आगे जा ही नहीं रहा है कुछ, तो कैसे करेगा अवशोषण। तो उसके लिए जल और तरल का काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट का असंतुलन हो सकता है, तो उस संतुलन को बनाए रखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट ही है जिसके लिए एनएस वगैरह देते हैं, ठीक है, पता है। वोमिटिंग को रोकने के लिए राइस ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट का ड्रेनेज किया जाता है। अब होता यह है कि आंत भरा है, आंत रुकावट है, तो भोजन आगे नहीं जाएगा, तो उस कारण से उसे वोमिटिंग हो सकता है उल्टा मुंह के रास्ते से। तो उसके लिए राइस ट्यूब लगाकर और गैस्ट्रिक जो भी कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, ओके, ताकि हल्का महसूस करे मरीज और जो वोमिटिंग हो सकता है वो ना हो, ठीक है। तो ये सब मेडिकल मैनेजमेंट है, मैंने आपको बता दिया, समझ गए। छठा है, रोगी को एनपीओ रखा जाता है। रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा नील पर ओरली, मतलब मुंह से जो है भोजन कम दिया जाता है, यानी ई कहा जाए तो खाली पेट रखा जाता है, समझ गए। ज़्यादातर कंडीशन में जो है जिसका अगर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा उससे तरल ही दिया जाता है, चाहे जूस दीजिए, दाल के पानी वगैरह, ये सब जो भी है ये सब दिया जाता है। अब चूँकि हम आपको बताए हैं कि अगर सर्जिकल प्रोसेस अगर ज़रूरी होगा तो सर्जिकल प्रबंध देंगे। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में आपके सामने में है, सर्जरी द्वारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव, जो रुका हुआ, जो अवरुद्ध वाला भाग है, उस भाग को हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है। मान गए ये आंत है, ठीक है, ये आंत है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है बीच में, ठीक है, यहाँ पे रुकावट बना हुआ है आंत में, कंप्लीट रुकावट है, ठीक है। तो रुकावट है तो क्या करेंगे, इधर से इतना और इधर से इतना काट देंगे, सर्जरी के द्वारा आंत के इतना भाग को काट देंगे, काट के हट जाएगा। तो अब इस वाले भाग को जो है क्या करेंगे, यहाँ से फिर से इधर से फिर इधर से जोड़ देंगे और यहाँ हमारा सही हो जाएगा। यानी जो ऑब्स्ट्रक्टिव, जो रुकावट वाला पार्ट है उसको काट के हटा दिया जाता है सर्जरी से और शेष भाग को जोड़ दिया जाता है, पहला सर्जरी। दूसरा सर्जरी है इलियोस्टोमी एवं कोलोस्टोमी भी की जाती है। अब पेशेंट के अनुसार इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी किया जाता है, ठीक है। कोलोस्टोमी क्यों किया जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने पर कोलोस्टोमी करके जो है भोजन डायरेक्ट जो है आपके आमाशय में पहुंचा, आंतों में पहुंचाने के लिए या खाली करने के लिए जो है कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी किया जाएगा, समझ गए चीज़ों को। तो ये हो गया सर्जिकल प्रबंध, ठीक है। अब एक पेशेंट को आपको लक्षण कारण के हिसाब से, सर्जरी के हिसाब से आपको जो है इसका नर्सिंग प्रबंध लिखना है। मैं डायरेक्ट कुछ पॉइंटें नर्सिंग प्रबंध का बता रहा हूँ, बाकी आप लोग को चाहिए कि अच्छे से पहले 4, 5, 7, 6 पॉइंटें चुनें और तब उसका कैसे कैसे प्रबंध करें, वह बेस्ट तरीका है, मैं बार बार यही कहता हूँ, ठीक है। सर्जिकल प्रबंध में देख लीजिए, सर्जरी रोगी के नर्सिंग प्रबंध कैसे किया जाएगा। तो सर्जरी से 8-10 घंटे पहले मरीज को एनपीओ रखा जाता है, मतलब कोई भोजन मुंह के रास्ते से नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। सर्जरी से पूर्व रोगी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अति आवश्यक है। सर्जरी से कुछ समय पहले बिल्कुल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बॉडी में तरल पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए बॉडी में, ठीक है। रोगी को प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दी जाती है, रोगी को प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दी जाती है, ठीक है। सर्जरी हेतु रोगी या उसके परिजनों द्वारा रिटन कंसर्ट, मतलब लिखित सहमति पत्र लिया जाता है। क्लोस्टोमी वाले रोगी को प्रतिदिन 1500 ml तक तरल पदार्थ लेने की सलाह दें। अब जिस पेशेंट को अगर कोलोस्टोमी हो रखा है उसको प्रतिदिन 1500 ml तक तरल जो है इनटेक लेने की सलाह देनी चाहिए। एस्टोमा के आसपास की त्वचा को उपयुक्त देखभाल करें। अब जो पेट के ऊपर जो आपके कोलोस्टोमी हुआ है उस पर एस्टोमा लगा होता है, ठीक है, जो आपके इस सर्जरी वाले जगह को फिक्स करके रखता है एस्टोमा, तो इसको देखभाल करते रहना चाहिए, समझ गए। जब एस्टोमा पर लगा पाउच 1/3 भर जाए
तब उसे खाली कर देना चाहिए। अब यहाँ पे स्टोमा पर एक थैला लगा होता है जो कोई भी पदार्थ बाहर पेट से भरने पर निकलता है और इसी पैकेट में जमा होता है, समझ गए। तो उस जब 2/3 भर जाए पाउच तो इसको खाली कर देना चाहिए, ठीक है। कोलोस्टोमी के बाद रोगी को भोजन की थोड़ी मात्रा निरंतर लेने की सलाह दे। मरीज को कोलोस्टोमी होने के बाद अगर सर्जरी कोलोस्टोमी होता है तो रोगी को भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में निरंतर लेने की सलाह देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा भर के खाना चाहिए, ठीक है। आगे है रोगी की पेरिटोनियल स्किन को हल्के गर्म पानी तथा साबुन के साथ मिल्ड रबिंग करते हुए साफ करनी चाहिए। अब जो पेरिटोनियल स्किन है वहाँ पे हल्के गर्म पानी गुनगुने से साबुन से हल्का रगड़ के साफ करना चाहिए, ठीक है। आगे है पेरिटोनियल स्किन को साफ एवं शुष्क रखने की सलाह देनी चाहिए। अब जो पेरिटोनियल जगह है वहीं पर स्किन होगा तो वहाँ पे साफ और शुष्क रखने की सलाह देनी चाहिए। पेरिटोनियल स्किन पर कोई इरिटेशन या इन्फ्लामेशन के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। पेरिटोनियल जहाँ जगह है वहाँ पे कोई इरिटेशन, कोई इन्फ्लामेशन दिखाई दे, मीन्स कोई सूजन, कोई लालिमा, इचिंग वगैरह ध्यान से अगर देखे लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को सूचित करें, समझ गए। यानी कोलोस्टोमी वाले जगह पर रोगी को टाइट वेस्ट बैंड नहीं बांधने की सलाह दें और रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमर को ढीले कपड़े बांधने की सलाह देनी चाहिए, ज़्यादा टाइट बांधने की सलाह नहीं देनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको 12 पॉइंट एज ए नर्स सर्जरी के बाद की देखभाल या पहले की देखभाल दोनों मिला के बता दिए। अब आपको अगर सर्जरी के देखभाल पूछे तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद, ये 3 कंडीशन में सर्जरी वाले मरीजों की देखभाल करनी है। अगर नॉर्मल देखभाल करते हैं किसी बीमारी का नर्सिंग देखभाल तो उसके लिए 5 से 6 पॉइंट चुनिए और चुनना कहाँ से है, लक्षण से चुनना है और उसी को आपको देखभाल कर देना है, प्रबंध कर देना है, बेस्ट तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी मैंने ऊपर आपको बताया सबका इंग्लिश भी मैंने दे दिया है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।